नमस्कार, स्वागत है दोस्तों जर्नी टू आईएएस पीसीएससी प्लेटफॉर्म पे। आज की इस क्लास में हम इंडियन पॉलिटी के संबंध में कुछ बेसिक कंसेप्ट है उनको समझने जा रहे हैं, क्योंकि बिना उस बेसिक कंसेप्ट के समझे आप संविधान को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हो। अस्पष्टता बनी रहेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं संविधान से। संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश की मूल विधि होती है, कुछ लोग कहते हैं कि यह देश की सर्वोच्च विधि होती है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज होता है। संविधान एक दस्तावेज होता है जिसको वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है, और इसके अंतर्गत होता क्या है? देश की शासनिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले पहलुओं का उल्लेख होता है, प्रावधानों का उल्लेख होता है। तो इन्हीं प्रावधानों के माध्यम से हमारी जो शासन व्यवस्था है या प्रशासन व्यवस्था है उसका संचालन किया जाता है। ठीक है, यानी कि संविधान क्या है? संविधान एक दस्तावेज है जिसको वैधानिक मान्यता प्राप्त है। वैधानिक मान्यता प्राप्त है। संविधान एक दस्तावेज है, उसको वैधानिक मान्यता प्राप्त है। अब प्रश्न उठता है कि वैधानिक मान्यता कौन देता है? इसका क्या मतलब है? ये वैधानिक मान्यता देता है आपके भारत के लोग। आपने प्रियम्बल में पढ़ा होगा। प्रियम्बल का जो पहला वाक्य, पहला सेंटेंस है, वो शुरू होता है कुछ इस प्रकार से: हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग का मतलब ही है कि हमने अपने संविधान को हमने बनाया है। भारतीय संविधान को भारत के लोगों ने निर्माण किया है, भारत के लोगों ने बनाया है, और साथ ही साथ हम ही ने इसको अपनाया है, स्वीकार किया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहला कि देश का संविधान देश के लोगों ने बनाया है, यानी कि हमारे संविधान को ब्रिटिश सरकार ने नहीं बनाया है। ठीक है, जैसे कि जब हम आज़ाद हो रहे थे, जिस समय हमारे संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था, उस समय हमारे यहाँ पर जो शासन होता था वो एक एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। इसके तहत ही हमारे देश में शासन प्रशासन का संचालन किया जाता था। मान सकते हैं आप कि वो हमारे स्वतंत्र भारत से पहले का संविधान था। ठीक है, और उसी से हमारी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता था। तो जो हमारा संविधान है, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, उसका निर्माण भारतीयों ने किया है, किसी बाहरी शक्ति ने नहीं किया है। उसको स्वीकार भी, आत्मार्पण भी हमने किया है, हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो जो एक संविधान क्या होता है? एक दस्तावेज होता है जिसको वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। वैधानिक मान्यता कौन देता है? उस देश के लोग देते हैं। जैसे कि इंडिया के संदर्भ में देखा जाए तो हम भारत के लोगों ने इसको वैधानिक मान्यता दे रखी है। ठीक है, यानी कि शक्ति का स्रोत क्या है संविधान की? भारत की जनता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो संविधान क्या है? एक वैधानिक दस्तावेज होता है जिसके अंतर्गत देश की शासन एवं प्रशासन को संचालित करने वाले प्रावधानों का उल्लेख होता है, पहलुओं का उल्लेख होता है। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, विशेषताओं को समझने से पहले ये देख लेते हैं कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है। संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है? ठीक है, संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है? संविधान एक सैद्धांतिक पक्ष है, एक सैद्धांतिक पक्ष है, और राज्य व्यवस्था संविधान का ही व्यवहारिक पक्ष है। यानी कि संविधान क्या है? एक वैधानिक दस्तावेज है जिसके अंतर्गत शासन और प्रशासन को संचालित करने वाले पहलुओं का उल्लेख होता है, उनको मेंशन किया जाता है। ठीक है, अभी तक की बात करें तो ये बातें
संविधान की बात हो रही है, एक सैद्धांतिक पक्ष हो रहा है। जब इन्हीं बातों को, इन्हीं प्रावधानों को, संविधान के इन प्रावधानों को जब लागू कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, इन्फोर्स कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं राज व्यवस्था। यानी कि संविधान का जो व्यवहारिक पक्ष है, जो लागू करते हैं, वो राज व्यवस्था होती है। तो संविधान और राज व्यवस्था को आपने समझा होगा। यानी कि आप किसी भी देश में जाइए, उसकी राज व्यवस्था को समझिए कि वहाँ पर कार्यपालिका कैसे कार्य कर रही है, विधायिका कैसे कार्य कर रही है, जुडिशरी कैसे कार्य कर रही है, वहाँ के जो कमीशंस हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ की जो मशीनरी है कैसे काम कर रही हैं, वो सारा समझ कर, देख कर, जान करके आप वहाँ के संविधान को जान सकते हैं। आपको वहाँ के संविधान को, मूल संविधान को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस वहाँ की राज व्यवस्था देख लीजिए। जैसी राज व्यवस्था होगी वैसा ही वहाँ का संविधान होगा, ठीक है। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है या रिलेशन है। ये सैद्धांतिक पक्ष है और राज व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक पक्ष है, ठीक है। अब कुछ बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कि संविधान को किसी भी देश की मूल विधि कहते हैं। संविधान को किसी भी देश की मूल विधि अथवा सर्वोच्च विधि कहते हैं। यानी कि संविधान को किसी भी देश की मूल विधि अथवा सर्वोच्च विधि कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि संविधान, जो भारतीय संविधान सभा ने जो भारतीय संविधान को बनाया है, वो देश की सर्वोच्च विधि है या मूल विधि है। इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है, ठीक। और अगर पार्लियामेंट कोई ऐसे कानूनों का निर्माण कर रही है जो संविधान के प्रावधानों से असंगत है या उनके प्रावधानों के प्रतिकूल है, अनुरूप नहीं है या उनका उल्लंघन करती है, तो ऐसे में न्यायपालिका कानून को खारिज कर देगी, असंवैधानिक करार दे देगी। यानी कि आप समझिएगा कि जो सरकार होती है, सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, ठीक है, लेजिस्लेचर, विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, और तीसरी होती है न्यायपालिका, जुडिशरी, ठीक है। विधायिका क्या करती है? ये विधियों का निर्माण करती है, कानूनों का निर्माण करती है, लॉ का निर्माण करती है, ठीक है। जो कार्यपालिका है वो इन कानूनों को लागू करती है, क्रियान्वयन करती है, ठीक है। कार्यपालिका इन कानूनों को क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका इनकी समीक्षा करती है। साथ ही साथ जो विवाद होते हैं निपटारा करती है, ठीक है। सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उनको एग्जीक्यूट करती है, लागू करती है, और न्यायपालिका उनको रिव्यू करती है, जुडिशियल रिव्यू या डिस्प्यूट को सेटलमेंट करती है। तो विधायिका जो होती है वो आपकी जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। विधायिका का मतलब यानी कि भारत की जो संसद है, जो भारत की पार्लियामेंट है, उसका मतलब है। तो विधायिका जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों? क्योंकि जो विधायिका लोग बैठे हैं उनको जनता ने ही चुनकर भेजा है, जनता की ही आवाज बनते हैं ये लोग, ठीक है। कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। और कैसी होती है? सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और जो न्यायपालिका है, जब न्यायपालिका से पूछा गया भाई कि आप किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, आप किसके प्रति उत्तरदायी, तो इन्होंने कहा कि हम भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, हम संविधान के प्रति उत्तरदायी है, संविधान के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। यानी कि
जब CJI रमन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना, NV रमन्ना, उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो उनसे पूछा गया कि आप किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, आप किसके प्रति जिम्मेदार हैं। तो उन्होंने कहा, देखिए विधायिका चूँकि जनता की नुमाइंदगी करती है, जनता उनको निर्वाचित करके भेजती है, तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम जनता को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, भारत का संविधान है, उसके प्रति जिम्मेदार हैं। हम पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार नहीं। क्योंकि पार्लियामेंट का उत्तरदायित्व है कि वो अपनी जनता की बातें सुने, ठीक है, जनता जो भी मांग करती है उनको पूरा करे। लेकिन ऐसे में हो सकता है कि जनता कुछ ऐसी मांगों की डिमांड कर दे, ऐसी डिमांड रख दे जो कि न्यायोचित ना हो, जो कि ठीक ना हो। लेकिन चूँकि जो पार्लियामेंट है ये जनता के प्रति उत्तरदायी, इसलिए इसको पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि वो बातें या वो कानून जो पार्लियामेंट ने बनाया है उस संविधान के प्रावधानों से असंगत हो, उसके विरुद्ध हो, उसके अगेंस्ट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैरिटल रेप हुआ, मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार, तो वर्तमान में ये मुद्दा काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है, काफ़ी चर्चित है। तो विधायिका संसद तो कह रही है कि मैरिटल रेप जैसी कोई बात नहीं होती है, मैरिटल रेप जैसा कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन न्यायपालिका कह रही है कि चूंकि हम संविधान के प्रति उत्तरदायी हैं, और संविधान में क्या कहा गया, लिंग समानता, यानी कि संविधान में कहा गया है कि लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो ये संविधान की जो मूल आत्मा है उसके विरुद्ध है। तो यहाँ पर हम जनता की बात नहीं मानेंगे कि जनता तो कह रही है कि मैरिटल रेप जैसी कोई चीज़ नहीं है, और पार्लियामेंट ऐसा कानून भी बना देगी जनता के पक्ष में। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट जनता के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन हम संविधान की जो बेसिक संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ नहीं जा सकते ना। तो इस तरह से ये होता है कि संविधान देश की मूल विधि है या फिर सर्वोच्च विधि है। इसका मतलब यही होता है कि कोई भी कानून विधायिका ने बनाया है और वो जो भारत की संविधान है उसके प्रावधानों के विरुद्ध है, उससे असंगत है, तो न्यायपालिका उस कानून को खारिज कर देगी, नल एंड वाइड कर देगी, ठीक है, असंवैधानिक करार दे देगी। और इस शक्ति को कहते हैं न्यायपालिका की जो समीक्षा करने की शक्ति है, इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है। और इसीलिए संविधान किसी भी देश की मूल विधि है या फिर सर्वोच्च विधि है, यानी कि जो पार्लियामेंट जब कोई कानून बनाती है तो इसका उल्लंघन नहीं कर सकती है, क्योंकि मूल विधि यही है, वो द्वितीयक विधि है। सर्वोच्च विधि यही है, वो द्वितीयक विधि है, भारत की विधि, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि मूल विधि का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आप चाहे जितने भी एग्जाम्पल जनरेट कर सकते हैं, एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए उसके बाद में तो कितने ही एग्जाम्पल है आप क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, राइट। दूसरा है आपका कि संविधान किसी भी देश की एक गतिज दस्तावेज होता है, एक चलायमान दस्तावेज होता है, यानी कि संविधान एक गतिज दस्तावेज होता है या फिर चलायमान दस्तावेज होता है। इसका मतलब क्या है, संविधान एक चलायमान डॉक्यूमेंट होता है या फिर गतिज डॉक्यूमेंट होता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे समय के साथ समाज में परिवर्तन आता है, समाज में बदलाव आता है, उसी प्रकार वो संविधान से ऐसी उम्मीद करता है, अपेक्षा रखता है कि अपेक्षित बदलाव उसमें भी किए जाए, संशोधन के माध्यम से उसमें भी समय के साथ परिवर्तन हो। तो दुनिया का कोई भी संविधान है, संविधान सबसे अच्छा वही होता है जिसमें इतना लचीलापन हो कि उसमें समय के साथ संशोधन हो सके, क्योंकि अगर समय के साथ संशोधन नहीं होगा तो संविधान आपका जड़ हो जाएगा, मृत हो जाएगा, और वो संविधान टिकेगा नहीं ज़्यादा दिन तक। जनता ही वहाँ की रिवोल्ट कर देगी, ठीक है, उसका विरोध कर देगी और उसको खारिज कर देगी जनता स्वयं।
तो इसलिए दूसरी विशेषता होती है संविधान, किसी भी देश का संविधान होता है गतिज होता है तो चलायमान होता है और होना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि संविधान का वर्गीकरण। तो संविधान का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला है संविधान के लिखित या अलिखित के आधार पर, और दूसरा है संविधान के लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक के आधार पर। यानी कि पहला है संविधान का वर्गीकरण करें तो एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। ठीक है, एक होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। और एक दूसरा वर्गीकरण किया जा सकता है लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। ठीक है, संविधान का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा होता है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान का जो लिखित या अलिखित होने के आधार पर जो बात की जाती है, इसलिए बात करते हैं लिखित या फिर अलिखित संविधान। ठीक, ये आपका संविधान रहा, ये आपका संविधान रहा। ठीक है, यहाँ पे आपका अलिखित रहा, अलिखित संविधान, अलिखित संविधान। ठीक है, और इधर रहा आपका लिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि संविधान क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, परिभाषा भी बताई थी। संविधान क्या होता है, एक दस्तावेज होता है। ठीक है, संविधान एक दस्तावेज होता है जिसको वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है, तो ये वैधानिक मान्यता देता कौन इसको, उस देश की जनता देती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो भारत की जनता ने दिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सेंटेंस में निहित है कि हमने ही देश का संविधान बनाया है, हमने इसको शक्ति दी है, हमने इसको मान्यता दी है। और तीसरा क्या होता है, इसमें देश की शासन और प्रशासन को संचालित करने वाले प्रावधानों का उल्लेख होता है। प्रावधान मान लीजिए या फिर सिद्धांत मान लीजिए, ठीक है, कोई भी है, एक ही बात। संविधान का एक वैधानिक दस्तावेज होता है जिसको वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। इसमें देश की शासन और प्रशासन को संचालित करने वाले प्रावधानों का उल्लेख होता है। राइट, अब अलिखित संविधान की बात करें, इसमें क्या होता है, ये भी एक दस्तावेज है, ये भी एक दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है। दूसरा, ठीक है, इसी प्रकार लिखित संविधान की बात करें तो ये क्या है, एक ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है, दस्तावेज होता है। ठीक, अलिखित संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है, वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। और जो लिखित संविधान है इसको भी वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत शासन प्रशासन को संचालित करने वाले प्रावधानों का उल्लेख होता है। और लिखित संविधान के अंदर भी देश के शासन और प्रशासन को संचालित करने वाले प्रावधानों का उल्लेख होता है। यहाँ तक तो सारी बातें सेम हैं कि संविधान दस्तावेज है। एक अलिखित संविधान की बात करें तो ये क्या है, दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, स्टेचुरी रिकग्नाइज्ड है, शासन प्रशासन के सिद्धांत है। ठीक, इसमें अंतर कहाँ आता है, अंतर ये आता है
अंतर यहाँ आता है कि यह एक अलिखित संविधान एक अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, एक अनौपचारिक दस्तावेज होता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि इसकी जो जितने भी अथॉरिटीज हैं या फिर इसके जो डिपार्टमेंट हैं, जो इसकी जितनी भी मशीनरी हैं, सभी के बारे में अलग अलग पुस्तकें होती हैं। सभी की शक्तियाँ कहाँ से लेती हैं, उनके अधिकार क्या होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या कार्य करती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हर एक इकाई के बारे में अलग अलग किताबें होती हैं, अलग अलग कानून होते हैं, कोई एक किताब नहीं होती। जैसे भारतीय संविधान की बात करें, भारत का संविधान एक पुस्तक है जिसके अंतर्गत जितनी भी हमारी मशीनरी है, चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, इसके अलावा जितने भी अंग हैं, सारे के बारे में जो प्रावधान है, वर्णन है, वो एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन यहाँ पर सबके अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यानी कि ब्रिटेन की बात करें, ठीक है, और भारत यहाँ की बात करें, लिखित संविधान क्या होता है? एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। इसका मतलब है कि एक ही किताब में सारी बातों का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। शासन प्रशासन के जितने भी सिद्धांत हैं सबका उल्लेख मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अलग अलग किताबें मिलेंगी, छोटी छोटी, ठीक है। अगला है कि जो अलिखित संविधान है, ये कैसा संविधान होता है? एक अधिनियमित संविधान होता है, अधिनियमित संविधान होता है। और जो लिखित संविधान है, जो अलिखित संविधान है वो अभ्युदित संविधान होता है, अभ्युदित संविधान होता है। और जो लिखित संविधान है वो आपका अधिनियमित संविधान होता है। इसका क्या मतलब, ये समझ लीजिए। अधिनियमित संविधान का मतलब होता है जिसके लिए प्रॉपर एक प्लान बनाया गया, एक योजना बनाई गई, और इस योजना के साथ एक संविधान सभा का गठन किया गया और एक निर्धारित समय अवधि में देश के संविधान का निर्माण किया गया। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए एक क्या था, एक प्लान आया था, कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन योजना मार्च 1946 में भारत में आती है। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है और उसने संविधान का निर्माण किया और कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान को कंप्लीट किया। और इस प्रकार से 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान कंप्लीट होता है, अधिनियमित होता है, ठीक है। क्या था, एक निर्धारित समय भी था इसके लिए, ठीक है। इसके लिए क्या था, इंडिया की बात करें, इंडिया तो यहाँ पर क्या एक प्लान भी था, योजना होती है, दूसरा समय भी लिया, ठीक है। एक प्लान था, एक समय था और निर्धारित समय में इसको कंप्लीट कर दिया गया। लेकिन ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन के संविधान की बात करें या फिर अलिखित संविधान की बात करें तो इसके लिए कोई भी प्लान नहीं होता है, कोई संविधान सभा नहीं होती है, ठीक है, और ना ही कोई निर्धारित अवधि होती है जिसके अंतर्गत हमको उस देश का संविधान को निर्माण करना होता है, उसको कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर संविधान के निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। वो कैसे? वो इसलिए कि आमतौर पे जहाँ के भी या जिस देश के भी अलिखित संविधान होते हैं वहाँ पर विधायिका को सर्वोच्चता प्राप्त होती है, यानी विधायिका जो होती है संप्रभु होती है, सोवरेन होती है। और जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका है ये इसकी तुलना में कमजोर संस्थाएं होती हैं। तो वहाँ की विधायिका जिस कानून का भी निर्माण करती है वही वहाँ का संविधान बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है अभ्युदित, यानी कि इनके निर्माण की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। जबकि यहाँ पर निर्माण के लिए एक निश्चित अवधि होती है, उसी निश्चित अवधि में बनाया जाता है संविधान सभा, ठीक है। यहाँ के लिए ना तो आपको कोई प्लान चाहिए, ना ही इसके लिए कोई संविधान सभा की जरूरत होती है और ना ही निर्धारित समय की आवश्यकता होती है। राइट, आई होप आप बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है, कोशिश करिए।
अगली बात करें थोड़ी आगे, तो हम देख लेते हैं कि भारत की जो राज व्यवस्था है उसकी किस प्रकार से प्रकृति है। राज व्यवस्था, उसके आधार पर भी इसको समझा कई बार हिसाबों से बांटा जाता है। जैसे राज व्यवस्था की प्रकृति की अगर बात करें, राज व्यवस्था की प्रकृति यहाँ करते हैं लिखित संविधान और लिखित संविधान। राज व्यवस्था की प्रकृति, ठीक है, इसका मतलब क्या है? राज व्यवस्था की प्रकृति के हिसाब से बात करें तो एक होता है एकात्मक, दूसरा होता है संघात्मक, अगला होता है आपका अर्धसंघात्मक। ठीक है, यानी कि एकात्मक यूनिटरी, यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि संविधान किस देश का संविधान किस प्रकार की प्रकृति का होता है। क्या वो यूनिटरी प्रकृति का है, क्या वो फेडरल प्रकृति का है, या फिर क्वासी फेडरल प्रकृति का है, अर्धसंघात्मक प्रकृति का है। तो देखिएगा, सबसे पहले जिस देश का भी संविधान अलिखित होगा, जिस देश का भी संविधान अलिखित होगा, उस देश की जो शासन प्रणाली है वो एकात्मक होगी, क्योंकि अलिखित संविधान में नम्य प्रावधान होते हैं, फ्लेक्सिबल प्रावधान होते हैं, लचीले प्रावधान होते हैं, जिनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। तो इसलिए वहाँ पर संविधान की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो अलिखित संविधान जहाँ भी है वहाँ पर शासन की एकात्मक प्रणाली होती है। ठीक, वहाँ पर शासन की ना तो संघात्मक प्रणाली हो सकती है, ना ही अर्धसंघात्मक, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा होता है, किसके किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में। और अगर यहाँ पर अलिखित संविधान है तो यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सेंट्रल कभी भी राज्यों की शक्तियों को अपने कंट्रोल कर सकता है, अपने हाथों में ले सकता है। इसीलिए जहाँ भी अलिखित संविधान है वहाँ पर केवल शासन की एकात्मक प्रणाली ही हो सकती है, ना तो संघात्मक हो सकती है, ना ही अर्धसंघात्मक। लेकिन जहाँ भी लिखित संविधान है, लिखित संविधान है तो वहाँ पर शासन की आपकी एकात्मक प्रणाली भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा संघात्मक भी हो सकती है और अर्धसंघात्मक भी हो सकती है। अगर हम इसकी बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें कि अलिखित संविधान कहाँ का है, वहाँ की एकात्मक प्रणाली, जहाँ की शासन प्रणाली एकात्मक हो, तो वहाँ का आ जाएगा ब्रिटेन। ठीक, इसके अलावा संघात्मक की बात करें तो इंडिया या, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैंने जैसे कि इससे पूर्व में भी आपको बताया था कि जहाँ भी लिखित संविधान होगा, लिखित संविधान इनके पास भी हो सकता है, इनके पास भी हो सकता है, इनके पास भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इनके पास है, ठीक है, फेडरल या फेडरेशन लिखित संविधान इनके पास है, तो उसका मतलब है शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में। और यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा को लिखित रूप इसलिए दे दिया गया है ताकि एक दूसरे की शक्तियों में, एक दूसरे के फील्ड में कोई इंक्रोचमेंट ना कर सके, अतिक्रमण ना कर सके, या एक अंग दूसरे अंग की शक्तियों को अपने कंट्रोल में ना ले ले। इसलिए ये शक्तियों को लिखित रूप दे दिया। ठीक, अब लिखित रूप दे दिया है, लेकिन अब यह गारंटी कैसे मिलेगी कि वो शक्तियों का बंटवारा बना रहेगा, या केंद्र कभी राज्यों की शक्तियों को हस्तक्षेप नहीं करेगा, अपने कंट्रोल में नहीं लेगा। तो इसको गारंटी देने के लिए जरूरी है संविधान की सर्वोच्चता, या फिर जरूरी है संविधान को प्रोटेक्ट करने वाला कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, उसको संरक्षण देने वाली कोई प्राधिकारी या प्राधिकार अथॉरिटी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आता है जिन देशों के भी लिखित संविधान होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वहाँ पर न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से सर्वोच्च माना जाता है, सर्वोच्च शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि वहाँ की न्यायपालिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका उत्तरदायित्व होता है कि वहाँ संविधान को प्रोटेक्ट करना। किससे? विधायिका से। किससे? कार्यपालिका से। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर इंडिया की बात करें, यहाँ के लिखित संविधान है,
तो यहाँ पर न्यायपालिका को सर्वोच्चता दी गई है और न्यायपालिका को तीनों अंगों में, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इन तीनों अंगों में न्यायपालिका को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि वो संविधान का संरक्षण करती है, संविधान को सुरक्षा देती है, प्रोटेक्ट करती है। और वही अलिखित संविधान की बात करें तो जिस देशों में भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, अलिखित संविधान होते हैं, तो वहाँ पर विधायिका को सर्वोच्चता प्राप्त होती है, विधायिका संप्रभु होती है वहाँ की, ठीक है, ना कि न्यायपालिका। क्यों? क्योंकि वहाँ अलिखित संविधान के प्रावधान इतने नम्र होते हैं, प्रकृति के होते हैं कि उनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। और वहाँ की जो विधायिका सर्वोच्च होती है, तो विधायिका जिस कानून का भी निर्माण करती है वही उसका संविधान का पार्ट बन जाता है, ठीक है। और इसलिए वहाँ की विधायिका को ही सर्वोच्चता दी गई क्योंकि लिखित संविधान तो है नहीं। तो इस प्रकार से आपने इन बातों को समझा होगा। अब संविधान को एक और तरीके से देख लें, नम्र, अनम्र और दोनों का मिश्रण। ठीक है, संविधान के प्रावधान कैसे होते हैं? संविधान के प्रावधान कैसे होते हैं? कुछ प्रावधान नम्र होते हैं, नम्र कह दो या लचीले कह दो या फ्लेक्सिबल कह दो, और कुछ प्रावधान अनम्र होते हैं, अनम्र या कठोर या रिजिड होते हैं। और कुछ प्रावधान नम्र भी होते हैं और अनम्र भी होते हैं, यानी कि दोनों का सम्मिश्रण होते हैं। तो फ्लेक्सिबल, रिजिड, फ्लेक्सिबल और रिजिड का जो कॉम्बिनेशन है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ ले लीजिए आप लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, इधर ले लीजिए आप अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान, ठीक है। अगर किसी भी देश का संविधान अलिखित है तो उस संविधान के प्रावधान सदैव नम्र होंगे, यानी कि जिनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, बहुत आसानी से संशोधन किया जा सकता है, उसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती, साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। अभी साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, ठीक है, तो इनको अगली क्लास में आपको समझा देंगे। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूर वहाँ जिस देश का भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रावधान सभी कैसे होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, नम्र होंगे। और वहीं अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पर, गलती ये हो गई है कि ये जो बात कह रहे हैं ना, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, ठीक है, और ये बात हो गई अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान आपके नम्र भी हो सकते हैं कि फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, दूसरा अनम्र भी हो सकते हैं, रिजिड भी हो सकते हैं, साथ ही साथ नम्र और अनम्र का मिश्रण भी होते हैं, कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। लेकिन जिन देशों में भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है, तो वहाँ के प्रावधान सदैव नम्र होंगे, वहाँ के प्रावधान कभी भी अनम्र नहीं हो सकते, ना ही नम्र और अनम्र का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यानी कि अलिखित संविधान जिन जिन देशों में भी हैं, उन अलिखित संविधान के प्रावधान जो होंगे आपके नम्र प्रकृति के होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, जिनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, ठीक, एक बात। दूसरी बात कि जहाँ के भी लिखित संविधान है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें, भारत की बात करें, तो यहाँ के संविधान कैसे होते हैं, उनके प्रावधान नम्र भी हो सकते हैं, अनम्र भी हो सकते हैं, और नम्र और अनम्र दोनों के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अलिखित संविधान, अलिखित संविधान की बात करें तो आप पाएंगे कि इसमें यूनाइटेड किंगडम शीर्ष पर होगा, ब्रिटेन शीर्ष पर होगा, जिसका अलिखित संविधान है और सभी प्रावधान अनम्र है।
अगर हम बात करें अलिखित की, लिखित संविधान की, लिखित संविधान, ठीक है। तो एक संविधान वो है जिसके सभी प्रावधान कठोर हैं। सभी प्रावधान कैसे हैं? रिजिड, कठोर है। कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ठीक। दूसरे वह संविधान है जिसके सभी प्रावधान कैसे हैं? नम्र हैं, फ्लेक्सिबल। लेकिन संविधान कैसा है? लिखित संविधान। सभी प्रावधान कैसे हैं? नम्र है। वो कौन सा है? आपका श्रीलंका, श्रीलंका। और एक वो संविधान है जिसके कुछ प्रावधान तो नम्र हैं और कुछ प्रावधान अनम्र हैं, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो वो आपका मिल जाएगा, यानी कॉम्बिनेशन, इंडिया, ठीक है। तो आई होप आपने इस चार्ट को समझा होगा। इसमें पहले थोड़ा सा जरा सा गलती हो गई थी, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और ये सारी बातें, इसके अलावा अब हमने आपको जैसे कि बताया था कि संविधान का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक है लिखित संविधान और अलिखित संविधान के आधार पे, और दूसरा किया गया है लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक संविधानों के आधार पे, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, ठीक है। चलिए देखते हैं। संविधान का वर्गीकरण, ठीक है। संविधान का वर्गीकरण लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक। सबसे पहले बात की जाए लोकतांत्रिक संविधान की। जो भी संविधान है आपका, अगर किसी भी देश के संविधान में संविधान है, साथ ही साथ संविधानवाद है, तो उस देश का संविधान कैसा होगा? लोकतांत्रिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर संविधान के साथ संविधानवाद शब्द को जोड़ दिया गया, उसको ऐड कर दिया गया, तो आपका जो संविधान है लोकतांत्रिक संविधान कहलाएगा। और अगर संविधान के साथ संविधानवाद का शब्द नहीं है, अगर संविधान के साथ संविधानवाद नहीं जुड़ा हुआ, तो कैसा हो जाएगा आपका संविधान? अलोकतांत्रिक हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा, नॉन डेमोक्रेटिक हो जाएगा, नॉन डेमोक्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। संविधान के साथ संविधानवाद जोड़ दिया तो लोकतांत्रिक संविधान, संविधान के साथ संविधानवाद नहीं जुड़ा है तो आपका क्या है? अलोकतांत्रिक संविधान। तो आप कहेंगे कि संविधानवाद का मतलब क्या है? सारा खेल तो इस संविधानवाद जो शब्द है इसका है। अगर इसको हम समझ लेते हैं तो सारे बातें ही आसान हो जाएंगी, ठीक है। कौन सा लोकतंत्र है, कौन सा लोकतांत्रिक, सब बातें क्लियर हो जाएंगी। तो संविधानवाद की कुछ मौलिक विशेषताएं होती हैं, मूल लक्षण होते हैं। तो इनके लक्षण क्या होते हैं? पहला, जिस देश में रूल ऑफ लॉ हो, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन एबी डाइसी करते हैं। एबी डाइसी ने दिया है। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? विधि का शासन का मतलब है कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता है, कानून की दृष्टि में सभी लोग समान होते हैं और कानून किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकता है, किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति हो, लिंग हो, धर्म हो या किसी भी आधार पर। कानून के समक्ष सभी समान होते हैं, मूल विशेषता है। यानी कि चाहे आपका राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या कोई चपरासी हो, कानून की दृष्टि में सभी समान होंगे, सभी के साथ समान प्रोसेस का, सेम प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा अगर वो कोई अपराध करते हैं तो, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ ये है। दूसरा है आपका कि वह राज्य, वह स्टेट या वह देश लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ावा देता हो। अब डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या है?
डेमोक्रेटिक वैल्यूज यही है कि वो अधिकारों पर बल देता हो, स्वतंत्र लोगों की स्वतंत्रता पर जोर देता हो, समानता पर जोर देता हो, ठीक है, न्याय पर जोर देता हो, ठीक है। तो ये सारे लोकतांत्रिक मूल हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वहाँ का खुला समाज हो, ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी मतलब जैसे कि जो जेंडर, लिंग समानता हो, ठीक है। हाँ, क्या होनी चाहिए? लिंग समानता होनी चाहिए। किसी भी आधार पे भेदभाव ना किया जाता हो, चाहे वो कास्ट हो, रेस हो, रिलीजन हो, ठीक है, जाति, जाति, धर्म, किसी भी आधार पर भेदभाव ना होता हो। यानी कि इन सब मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए। जो भी संविधान बढ़ावा देता हो वो कैसा है? लोकतांत्रिक है। इसके अलावा वहाँ की जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, कैसी हो? स्वतंत्र हो, उसको कंप्लीट लिबर्टी हो, ताकि वो लोगों के लिए न्यायपूर्ण या भेदभाव रहित होकर न्याय कर सके, निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके। आपकी वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी हो, नौकरशाही हो, कैसी हो? न्यूट्रल हो, न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी हो, तटस्थ, तटस्थ ब्यूरोक्रेसी हो, ठीक है। जो निर्वाचन आयोग हो, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराता हो। तो ये जो सारी बेसिक वैल्यूज हैं, अगर किसी भी देश का संविधान इन सभी वैल्यूज पर जोर देता है, इसके अलावा बहुत सारी भी हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं संविधानवाद। और जिस संविधान के साथ संविधानवाद शब्द लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक संविधान कहते हैं, डेमोक्रेटिक संविधान कहते हैं। जैसे आप भारत की बात करें, भारत इन सब बातों पर जोर देता है, भारतीय संविधान इन सभी बातों पर जोर देता है। तो भारत का संविधान कैसा है? एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया की बात करो, इसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करो, या फिर आपका यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की बात करो, तो कैसे हैं? लोकतांत्रिक संविधान है। वहीं नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो आपका आ जाएगा चाइना, आ जाएगा, चाइना हुआ, ठीक है, पाकिस्तान हुआ, चाहे आपका नॉर्थ कोरिया हो गया। नॉर्थ कोरिया को तो आप जानते ही हो, मिसाइलों पर मिसाइलों की टेस्ट करता रहता है। एक बार की बात है कि वहाँ पर कोई ऑफिसर थोड़ा आलस में आ गया, यानी कि मीटिंग चल रही थी और थोड़ा वो सुस्ती में आ गया, आलस दिखा दिया उसने, तो उसको तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि उसका ही कोई रिश्तेदार था जिसने उसके ही अगेंस्ट में एक पार्टी बनाई। तो उसने भी सोचा होगा कि ठीक है, चुनाव होगा, पार्टी बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हम भी अपना भविष्य को थोड़ा खोजते हैं राजनीति में। तो उसने क्या किया, नॉर्थ कोरिया जो किम जोंग उन है, तो उसने उन कुत्तों के बीच उसको फिकवा दिया जो दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्ते हो। तो सोच के देखिएगा कि कैसा डेमोक्रेटिक है कि नॉन डेमोक्रेटिक, आप बता सकते हैं। चाहे चाइना की बात करें, चाइना की जो जुडिशरी है स्वतंत्र नहीं है, जो नौकरशाही है, पार्टी के अंदर रहकर काम करती है। तो चाइना भी नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इसका भी है। हालांकि चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव होने से ही यह तय नहीं होता कि यहाँ पर लोकतंत्र है। पाकिस्तान की बात करो, जान ही रहे हो, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं, एक टर्म रहती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता। तो संवैधानिक नैतिकता क्या है, इसको भी जानते हैं। संवैधानिक नैतिकता का सीधा मतलब ये होता है, संवैधानिक नैतिकता संवैधानिक नैतिकता कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इसका मतलब होता है कि जो भी संविधान में जो आदर्श निहित हैं, जो मूल्य निहित हैं, जो उसके बेसिक फीचर हैं, आधारभूत लक्षण हैं, उनके प्रति जनता कितनी प्रतिबद्ध है, क्या जनता प्रतिबद्ध है या नहीं है। तो अगर जनता प्रतिबद्ध है तो उसे कहते हैं संवैधानिक नैतिकता। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की बात करें, यानी कि जो इनके मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी वैल्यूज़ हैं या इसकी जो फिलॉसफी है,
वैल्यूज है, जो फिलोसफी है, अगर इनके प्रति वहाँ की जनता कैसी है, प्रतिबद्ध है, ठीक है, वहाँ की जनता इनके प्रति कटिबद्ध है, कमिटेड है, तो हम कहेंगे वहाँ संवैधानिक नैतिकता है। ठीक है, जैसे कि एन.वी. रमन्ना से जब पूछा गया कि आप किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि ये क्या हुआ, ये क्या होता है, संवैधानिक नैतिकता क्या होती है। उन्होंने कहा कि संविधान में जो प्रावधान वर्णित हैं, जैसे कि समाजवादी है, पंथ निरपेक्षता है, लोकतांत्रिक है, गणतांत्रिक है, न्याय है, समानता है, बंधुत्व है, स्वतंत्रता है, हम इन बेसिक वैल्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं। अगर इनके अगेंस्ट में कोई कानून बनाती है पार्लियामेंट, तो हम उनको खारिज कर देते हैं। तो यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम संविधान के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो संवैधानिक नैतिकता का सीधा मतलब है कि जो संविधान की वैल्यूज़ है, उसकी फिलॉसफी है, उनके प्रति जनता कितनी प्रतिबद्ध है, उनका पालन कितना करती है, इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, तो अमेरिका की जो जनता है या अमेरिका का जो संविधान है, तो वहाँ की जो संवैधानिक नैतिकता है वो बहुत ज़्यादा है। और इंडिया की बात करें अगर इंडिया, तो इंडिया की संवैधानिक नैतिकता उसकी तुलना में कम ही है। ठीक है, कम है। वो कैसे? इसमें आप देख सकते हो कि 2021 और 22 के लास्ट होते होते इधर ही एक मामला आया था कि वहाँ पर एक काले आदमी को पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। शायद वो चोरी करके भाग रहा था या कोई झूठा आरोप था, जो भी हो। तो काला आदमी को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और उसको उसकी गर्दन पे लात रख दी और इतनी देर तक दबाए रहे। वो कहता रहा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन पुलिस वालों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसकी बात नहीं सुनी, अंततः उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद में एक व्यक्ति की मृत्यु से ही वहाँ पर एक कितना बड़ा आंदोलन, कितना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हुआ। ब्लैक लिव्स मैटर, एक प्रोटेस्ट शुरू होता है अमेरिका में, ब्लैक लिव्स मैटर, यानी कि जो काले लोग हैं, जो अश्वेत लोग हैं, उनका जीवन भी मैटर करता है। तो प्रोटेस्ट शुरू हो गया। लेकिन भारत की बात करें, भारत में क्या हो रहा है? आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है, आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है कि जहाँ पर बहुत सारी जनता, सामूहिक जनता की एक भीड़ किसी व्यक्ति को मार देती है, उसकी जान ले लेती है, तो उसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। तो भारत में आए दिन धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या फिर कोई आधार भी ना हो तो भी मॉब लिंचिंग हो रही है। बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हैं ऐसे। लेकिन भारत में इसके विरुद्ध एक भी प्रोटेस्ट खड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध है। या फिर इसके अलावा बात कर लो कि पुलिस हिरासत में कई बार बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, वहाँ भी प्रोटेस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि भारत की जनता इतनी जागरूक नहीं है। अमेरिका की जनता बहुत जागरूक है, अपने अधिकारों को जानती है, अपनी लिबर्टी, अपनी स्वतंत्रता को जानती है। लेकिन हमारी जनता अपनी स्वतंत्रता को नहीं जानती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो संवैधानिक नैतिकता का जो कंसेप्ट था वो भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद अभी अगले लेक्चर में इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा और छोटा होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यदि आपका मन करता है। ठीक है, नमस्कार।